इंडियन लिटरेचर को हमने अभी तक यहाँ पे स्टार्ट नहीं करा था, बिकॉज ऐसा लगता है सभी को कि इंडियन लिटरेचर बहुत इजी है, हमें पता है, बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन उसका आता भी नहीं है आपके एग्जाम में। हालांकि बट स्टिल काफ़ी टाइम से ये चीज़ देखी जा रही है कि इंडियन लिटरेचर आ रहा है एग्जाम के अंदर, राइट। और ये जो लिटरेचर है इंडियन लिटरेचर, बेसिकली इसके अंदर जो चीजें आती हैं वो आपके कॉन्टेम्प्ररी पार्ट से ज्यादा आती है। ट्रांसलेशन स्टडीज भी इसके अंदर आ जाता है, बट फिर भी जो पोर्शन है वो ऑब्वियसली कंपैरेटिव काफी कम आता है। 3 4 5 क्वेश्चन अगर हाँ मैच द फॉलोइंग का आ गया तो एक साथ 5 टॉपिक्स आपके इसके अंदर आ जाते हैं, वो मानती हूँ मैं। लेकिन फिर भी जो एक इंडिविजुअल क्वेश्चन इसके अंदर आता है जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इंडियन लिटरेचर को जब हम पढ़ते हैं, जैसे हम ब्रिटिश को पढ़ते हैं या यूरोपियन को पढ़ते हैं, तो हम उसके बिल्कुल कोर पार्ट से लेकर आते हैं। मैं हमेशा आपको ग्रीक लिटरेचर से स्टार्ट करवाती हूँ। ग्रीक लिटरेचर को मैं कहती हूँ कि बेस है पूरे वेस्टर्न लिटरेचर का। इसी तरीके से इंडियन लिटरेचर बेस है पूरे ईस्टर्न लिटरेचर का, क्योंकि दो ही सिविलाइजेशन की मैं बात करती हूँ। ईस्ट में आपके ग्रीक सिविलाइजेशन, ग्रीक लिटरेचर, ग्रीक सिविलाइजेशन है, उसको सबसे पुराना माना जाता है। एंड इन ईस्टर्न पार्ट में आपका इंडियन लिटरेचर है, जो कि द फोरमोस्ट लिटरेचर है, जो फर्स्ट लिटरेचर और फर्स्ट सिविलाइजेशन माना जाता है। तो दीज आर द रूट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। हालांकि ये दोनों सिविलाइजेशन को भी अगर हम देखें तो इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन वो हिस्ट्री का पार्ट है, उसमें लिटरेचर कहीं नहीं आता। तो आई वोंट से कि यू शुड गो फॉर द हिस्टोरिकल रीडिंग्स एंड ऑल, बिकॉज उसमें कोई फायदा नहीं है, यू विल जस्ट वेस्ट द टाइम। हाँ, जो कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं कभी अपने वीडियोस में शॉर्ट्स के थ्रू या किसी और के थ्रू मैं आपको डेफिनेटली कभी बताऊंगी। फिलहाल हम लोगों ने इंडियन एस्थेटिक्स करना है। आप लोगों ने एरिस्टोटल का पोएटिक्स करा है। पोएटिक्स में आपने देखा होगा कि उसमें एरिस्टोटल ने किस किस चीज की बात करी है, पोएट्री की बात करी है, ड्रामा की बात करी, उसके एस्पेक्ट की बात करी। दिस इज ऑल इन यूरोपियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर में क्या है? इंडियन लिटरेचर में बेसिकली जो चीजें आती हैं वो आपके फोर मोस्ट एस्थेटिसिज्म से आती है। क्या है वो चीजें? लेट्स स्टार्ट कि इंडियन लिटरेचर, अब अगर मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बेसिक में 2 3 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। इंडियन लिटरेचर बिगिन कहाँ से होता है? इंडियन लिटरेचर के फर्स्ट राइटर कौन है? इसमें जो हम यूरोपियन लिटरेचर में पोएटिक्स पढ़ते हैं वो कहाँ से लिया गया, उसका सोर्स क्या है? which book is called as Indian poetics, right? So ये 3 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। फर्स्ट इज from where Indian literature is started? Who is the foremost writer of Indian literature? What is the first book of Indian literature? Right? The European classical book, the Poetics. What is the source of Poetics by Aristotle? And which book in India is called as Indian Poetics? Got it? So these are the questions which you have to read, which you have to find the answers. अब इन्हीं क्वेश्चंस का मैं आपको रिप्लाई करूंगी। फर्स्ट मैंने आपसे पूछा from where the Indian literature started. Obviously, Indian literature has started from the ages-old compilation of Vedas and Puranas. Which book is called as the foremost book of Indian literature? Ramayana is called as the foremost book of Indian literature. Indian literature, Indian aestheticism. क्योंकि रामायण के अंदर आपकी कथा, कहानियाँ, पोइट्री, ड्रामा सब कुछ है। एपिक पोइट्री का फर्स्ट एग्जाम्पल वही है। देन इसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन, हु इज द फोरमोस्ट राइटर? Obviously, who has written Ramayana? Valmiki. So he is called as the foremost writer of Indian literature. Then, what is the source of poetics by Aristotle? The source of poetics by Aristotle is Indian poetics. Which book is called Indian poetics? Natya Shastra by Bharat Muni. So, अगर हम इंडियन पोएटिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इंडियन पोएटिक्स इक्वल्स टू क्या आ जाता है? इंडियन पोएटिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो इंडियन पोएटिक्स इक्वल्स टू नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि, राइट?
he is the one who has written this book, and this book was written in which century, at what time this book was written? This book was written around 2500 BCE to 3500 BC। ये लगभग 2500 से 3000 BCE के बीच में लिखी हुई किताब है। और जो पोइटिक्स है बाय एरिस्टोटल, वो कब लिखी गई थी? अराउंड 384 BCE के बाद, मतलब ऑलमोस्ट इससे 2500 साल बाद। तो दिस बुक इज द बेस ऑफ दैट पोइटिक्स। इसमें वो सारी चीजें दी गई है जो कि पोइटिक्स के अंदर एरिस्टोटल ने लिखा है। बट एरिस्टोटल ने बेसिकली एक ही जॉनरा पे फोकस किया, दैट इज ट्रेजेडी। और इसमें क्या करा गया, इसमें वो सारे ही जॉनरास को फोकस किया गया है जिन पे पोइट्रीज लिखी जाती है और लिखी गई है। उसमें उन्होंने द पोइटिक्स के अंदर एरिस्टोटल ने कॉमेडी को क्रिटिसाइज करा है। कॉमेडी शुड नॉट बी देयर, कॉमेडी इज नॉट अ जॉनरा टू टेक। बट यहाँ पे भरत मुनि ने कॉमेडी को एक मेन जॉनर बताया है। ही कॉल्ड इट अ पार्ट ऑफ हीरोइज्म। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, इन्होंने 8 जॉनरास की बात की है। जॉनरास मींस रसा। इन्होंने 8 रसास की बात करी है, 33 भावार्स की बात करी है। नाट्यशास्त्र कितने में डिवाइडेड है? नाट्यशास्त्र 2 पार्ट में डिवाइड होता है, रसा एंड भावार्स। रसा क्या है? रसा आर द एक्सट्रैक्ट किसी भी चीज को हम जब एक जॉनरा के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज रसा। एंड भावार्स आर द इमोशंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमोशंस, दैट इज भावार्स। कितने भाव बताए उन्होंने? 33 भाव बताए हैं जिसको 3 पार्ट में डिवाइड करा है, और 8 रस बताए हैं जिनको 4 पार्ट में डिवाइड करा है, मतलब 2-2 के पेयर यहाँ पे बनाए हैं। रस और भाव में डिफरेंस बता रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर कि रस और भाव में क्या डिफरेंस है। दूसरी चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनकर आता है कि यहाँ पे एक आपको किताब का नाम दिया गया है नाट्यशास्त्र बाय भरत मुनि। इसी बुक को जब यहाँ पे 11th AD में रीराइट किया गया, तो उसको रीराइट किया गया था अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने किया था और उसका जो नाम रखा था, इसी को रीरिटन बुक को उन्होंने लिखा था अभिनव भारती के नाम। उन्होंने इसे अभिनव भारती के नाम से लिखा था। और इस अभिनव भारती के अंदर उन्होंने कितने रस की बात की थी? उन्होंने यहाँ पे 11 रस की बात की, और यहाँ पे एक्चुअल रस कितने थे? 8। उन्होंने इसमें 3 रस को और जोड़ा था। भाव उन्होंने 33 ही रखे थे, लेकिन रस उन्होंने 11 के रखे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि रस और भाव में क्या अंतर है? रस और भाव ये मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगी, क्योंकि बच्चे इन चीजों को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, आपके 3 तरीके के भाव होते हैं। यहाँ पे स्थायी भाव होते हैं जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड इमोशंस या फिक्स्ड जॉनरा। उसके बाद होते हैं संचारी भाव जो कि कन्वेंशनल होते हैं, चेंज होते हैं। और फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं व्याभिचारी भाव जो कि बेसिकली मोमेंटम होते हैं। ठीक है, इनको हम किस तरीके से देखेंगे? जैसे कि आप एक मूवी देखते हैं तो उसमें एक जॉनरा डिफाइन होता है, गॉथिक, राइट। एक जॉनरा डिफाइन होता है ट्रेजेडी, एक जॉनरा डिफाइन होता है अडल्ट या वायलेंस, एडवेंचरस, ये एडवेंचर, ये सब क्या है? ये फिक्स्ड जॉनरा है। ओवरऑल जब मूवी जब शुरू होती है तब से लेके एंड तक जो जॉनरा उसका चलता रहेगा, स्थायी, ठीक है, वो भाव क्या है? दैट इज कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजेडी, एक्शन, गॉथिक, हॉरर। ये सब आपके किस में आएंगे? ये फर्स्ट स्थायी भाव के अंदर आते हैं, जो कि वहां पे परमानेंट इमोशन है, जो बिगिनिंग से लेके एंड तक हम जिसको बार बार ट्रेस करते हैं। वो कौन सा इमोशन है? वो परमानेंट इमोशन होता है कि बेसिक इमोशन यही है, इसी के ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है, यही चीज जब बार बार आती है तो ये जेनरा डिसाइड कैसे होता है? ये जेनरा होता है साइड बाय वॉचिंग। ऑब्वियसली जो डायरेक्टर वहां पे बना रहा है उसको, उसे पता है कि इसका जॉनरा क्या है, और यही जॉनरा वहां पे निकाला जाएगा ऑडियंस के माध्यम से, कि जो ऑडियंस वहां पे देख रही है। ऑडियंस जब एक मूवी को, एक ड्रामा को देखती है, तो दे आल्सो केम टू अ कंक्लूजन दैट दिस पर्टिकुलर ड्रामा बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर जॉनरा, राइट।
तो जो उनका कंक्लूजन है दैट कम्स इनटू रसा, और जो डायरेक्टर ने ऑलरेडी उसका डिसाइड किया है दैट इज कॉल्ड भाव। ठीक है, तो भाव क्या होते हैं, जो एक एक्टर स्टेज के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है ऑडियंस को, दिस इज भाव। क्योंकि अब ये आप कैसे समझेंगे, आप इसको समझेंगे भरतनाट्यम के माध्यम से। मैं किसी मूवी या नाटक के माध्यम से आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जब आप भरतनाट्यम देखते हैं तो भरतनाट्यम में आप देखेंगे कि जो भरतनाट्यम का जो डांसर होता है उसने अपने फेस पे डिफरेंट कलर्स लगाए हुए होते हैं। क्यों, वो एक कलर क्यों नहीं लगा सकता, उसको अपने आईज पे रेड क्यों लगाना होता है, अपने फोरहेड पे ब्लू क्यों लगाना होता है, अपने गालों पे ग्रीन क्यों लगाना होता है, राइट। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं वो कौन से जेनरा को दिखा रहा है। अगर उसका जेनरा डिफरेंट है तो फिर वो अपनी आईज के नीचे येलो कलर भी यूज करेगा, ब्लू कलर भी यूज करेगा, बिकॉज यहाँ कलर्स का भी लेना देना है। कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का मेन रंग क्या होता है, लाइट ग्रीन होता है, श्री कृष्ण से रिलेटेड है, रोमांस से रिलेटेड है श्रृंगार, लव की फीलिंग उसके अंदर देते हैं, तो वहां पे पिंक कलर को, वहां पे लाइट ग्रीन कलर को प्रमोट किया जाता है। जब भरतनाट्यम में इस तरीके की किसी कला को, इस तरीके की किसी जनरा को या रसा को वहां पे दिया जाता है, तो जो उनके गारमेंट्स होते हैं वो लाइट कलर के होंगे, और ये जो फेस पे लगाते हैं वो इसलिए कलर होगा क्योंकि कभी कभी बीच में वो थोड़ा प्राउड दिखाएंगे ग्रीन कलर से, ठीक है, कहीं कहीं पे एक डर दिखाएंगे ब्लू कलर से, कहीं कहीं पे एंगर दिखाएंगे रेड कलर से, ये सारे कलर्स आते हैं वहां, ठीक है। हास्य रस दिखाएंगे येलो कलर से, व्हाइट कलर से, ये सारे वहां पे रंग जो होते हैं वो अलग अलग जगह पे आते हैं। जब लाफ्टर होता है तो आपका ये पोर्शन यूज होता है, तो इस पोर्शन का कलर हमेशा लाफ्टर या हास्य रस का उस तरीके के कलर से करेंगे। ये आपके प्राउड को दिखाता है, ग्रीन कलर होगा, आंखें आपके एंगर को दिखाती है, रेड कलर से होगी। ये आपका जो होता है अगेन प्राउड कह सकती है उसको, आप लस्ट कह सकते हैं, तो ये आपका पोर्शन जो है वो लस्ट को दिखाएगा, आपके लक को दिखाता है। इसलिए इन सबके अलग अलग कलर्स होते हैं और इनका डिवीजन भी इसी तरीके से होता है। इसको ऊपर या नीचे जहां पे पेस्ट करते हैं वो डिपेंड करता है वो कौन से जेनरा को वहां रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये तो जो एक डांसर स्टेज पे खड़ा है वो अपने इन डिफरेंट कलर्स के थ्रू, अपने गारमेंट्स के थ्रू उन इमोशंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। Those emotions when it was reflected, because they are not speaking about this emotion कि अब मैं रोमांटिक सीन कर रहा हूँ, अब मैं एंगर करूंगा, अब जो सीन होगा वो वीर रस का होगा, नहीं, वो सिर्फ वहां परफॉर्म कर रहे हैं, एंड द एक्सट्रैक्ट्स व्हिच आर टेकन बाय द ऑडियंस इज कॉल्ड रसा, ठीक है। तो द रसा इज द जूस, द एक्सट्रैक्ट। जब देख के आप उस कंक्लूजन को निकालते हो, जो ग्रेस्प किया जाता है, जो डाइजेस्ट किया जाता है, वो क्या होता है, that is called rasa, okay, that is called rasa which the audience is taking and which the actors are giving is called bhav। वो यहाँ भाव का मंचन करते हैं और जो दर्शक है वो रस का अनुभव करते हैं। This is rasa and bhav। I hope it is much clear to you, all of the audience and the viewers, the students. If you still have any kind of confusion, then I will again ask you to put the question in the comment box so that I can give you the answer in my next video। ये मैंने आपको आज इसका बेसिक बताया है और इन दोनों में डिफरेंस बताया है। नेक्स्ट वीडियो में I will take individually all the rasas and after that all the bhavas will be taken by me। आप लोगों को जिसको भी जो confusion हो, please put the questions in the comment box so that I can answer them, I can explain it more better। So bye bye, take care।